अभी अभी मेरे पति का फोन आया था जो मुझसे कह रहे थे कि अजय कल ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। उसकी नौकरी शहर में लग गई है। ये सुनकर मैं कुछ परेशान सी हुई थी, क्योंकि मैं अकेली छोटे से फ्लैट में रहती थी और मेरा पति दूसरे देश गया हुआ था। मैं शहर में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं गांव से आई थी। रवि की नौकरी पहले शहर में ही थी। शादी होते ही वह मुझे भी शहर ले आया, लेकिन फिर उसकी कंपनी वालों ने उसे दूसरे देश भेज दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि मुझे गांव में वापस भेज दो, मैं अपने ससुराल में रह लूंगी, लेकिन वह कहने लगा नहीं, तुम मेरे फ्लैट में रहोगी। पिछले 3 महीने से मैं अकेले ही फ्लैट में रह रही थी। अब तो मेरी आस पड़ोस के लोगों से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। दिल भी लग चुका था, लेकिन अपने देवर के आने का सुनकर मैं परेशान हो गई थी। अगर मेरा पति यहाँ होता तो मुझे कोई चिंता ना होती, लेकिन देवर का यहाँ मेरे साथ अकेले रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन मैं अपनी सास को मना भी नहीं कर सकती थी। रात को जब रवि का फोन आया तो मैंने उन्हें सास की बात बता दी। वे कहने लगे, ये तो अच्छी बात है, मेरा भाई तुम्हारे पास रहेगा तो मुझे तुम्हारी भी चिंता नहीं रहेगी। मैंने कहा, रवि, लेकिन मैं कैसे अकेली उसके साथ एक घर में रह सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वह गुस्सा हो गया और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, वह भाई है मेरा, भला तुम्हें उससे क्या। और खतरनाक शब्दों से उसने मुझे डांटा था। मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाई थी। फोन काट कर मैं लेट गई थी, लेकिन नींद आंखों में नहीं आ रही थी। रह रहकर अजय का मेरे घर आना और फिर यहीं पर रहना मुझे एक आंख नहीं बह रहा था। जी चाह रहा था कि अभी अपनी सास को फोन करूं और साफ साफ मना कर दूं कि अजय को यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। शहर में होटल भी तो हैं, वह किसी होटल में रह सकता है। लेकिन मैं ये बात नहीं कह सकती थी। मेरी परवरिश ही ऐसी नहीं थी कि मैं बड़ों से इस तरह बात करूं। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। मुझे अजय शुरू से ही पसंद नहीं था। मम्मी ने अपनी सबसे प्यारी सहेली के बेटे रवि से मेरी शादी बचपन में तय कर दी थी, और मैं रवि को ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन जब भी हमारे घर कोई फंक्शन होता या फिर मम्मी की सहेली के घर कोई फंक्शन होता तो सब लोग इकट्ठे होते थे और मैं तब रवि से मिलती थी। रवि बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था, लेकिन अजय उतना ही अलग टाइप का लड़का था। लड़कियों से हंस हंस कर बातें करना, उनके आसपास घूमना और हंसी मजाक करना उसकी आदत थी। जो बातें मैंने उसके बारे में गांव की लड़कियों से सुन रखी थी, मैं उसे नजर भर देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब हम बच्चे जवान हुए और अपनी अपनी पढ़ाई से फ्री हुए, वैसे ही हमारे माँ बाप ने मिलकर मेरी और रवि की शादी कर दी। हमारी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 3 महीने ही हमारी शादी को हो पाए थे। रवि की एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। शादी के पहले रवि ने मुझे हाथ नहीं लगाया था। कहने लगे कि हमारी शादी बचपन से तय थी, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं पाए हैं। मैं चाहता हूं कि पहले हम एक दूसरे को जान लें, फिर अच्छी तरह शुरुआत करेंगे। मुझे हैरत हुई थी, लेकिन फिर भी मैं रवि की बात मान गई थी। रवि शादी के 15 दिन बाद ही मुझे शहर लेकर आ गए थे, और अभी तक हमारे बीच कोई भी संबंध नहीं बना था। और फिर 15 दिन ही हम शहर में रह पाए थे कि कंपनी की तरफ से रवि को विदेश जाना पड़ा, और अब 3 महीने से मेरे साथ नहीं थे और मैं यहाँ फ्लैट में अकेली रह रही थी। और आज की खबर ने मुझे अंदर तक बेचैन करके रख दिया था। मेरे देवर अजय का मेरे घर आना और फिर उसके साथ एक ही घर में रहना, नौकरी लग जाने का मतलब तो यही था कि वह अब कई महीने तक यहीं रहेगा। हो सकता है कि नौकरी पक्की हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहे। और फिर रवि तो 6 महीने से पहले आने वाले नहीं थे। मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अगले दिन मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया, क्योंकि मेरी सास ने खास तौर से कहा था कि अजय को राजमा चावल, बूंदी का रायता और कढ़ाई पनीर पसंद है। बहू, तुम उसी की पसंद का खाना बनाना। फिर 7 बजे मेरे घर की डोर बेल बजी। मुझे मालूम था कि अजय ही होगा। मैंने दरवाजा खोला तो अजय सामने मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था, और फिर सीधा अपना बैग लेकर अंदर आ गया। कहने लगा, बस के सफर ने भी थका के रख दिया। फिर मुझसे कहने लगा, भाभी, मेरा कमरा कौन सा है। मेरे फ्लैट में बस 2 ही तो कमरे थे। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। उस कमरे में ज्यादा फर्नीचर नहीं था। उसने एक नजर कमरे का जायजा लिया और कहने लगा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा करो, तुम यहाँ पर सो जाना, मुझे तो बेड पर ही नींद आती है। अब मैं क्या करूं, वह तो अपने आप बड़े आराम से मेरे कमरे में चला गया। मैं उसे देखती रह गई थी। उस समय मैं उससे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी कि क्या सोचेगा कि भाभी ने आते ही बहस शुरू कर दी। वह मुझसे बस 1 साल ही छोटा था। लेकिन फिर मैंने खाना गर्म किया। वह तब तक नहा धोकर आ गया था। अपने टेबल पर उसकी पसंद का खाना रखा। इतना सारा खाना देखकर वह खुश हो गया। कहने लगा, पहली बार
तुम्हारे हाथ का खाना खा रहा हूँ, क्योंकि शादी के फौरन बाद तो आप शहर आ गई थी। ये कहने के बाद वह कहने लगा कि मैं तुम्हें, और फिर बिना किसी झिझक के उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। मैंने गुस्से से कहा, मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा, पहले तुम्हें गिफ्ट तो दिखा दूं। फिर उसने मुझे फैंसी चूड़ियां दी। बोला, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैंने उसके हाथ से फैंसी चूड़ियां लेकर रख दी, लेकिन जिस तरह का वह लड़का था, मैंने यही सोचा था कि मुझे उससे दूरी बनाकर रहना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपनी जिंदगी को किस नर्क में डाल दिया है। रात को अजय कमरे में ही सोया था और मुझे ही ड्राइंग रूम के सोफे पर सोना पड़ा। सोचा तो यही था कि अगले दिन से कह दूंगी कि मुझे अपने कमरे की आदत है। अगर उसे मुश्किल है तो वह सोफे को हॉल में रखकर ड्राइंग रूम को ही कमरा बना ले। लेकिन सुबह जब मैं उठकर बाहर आई तो वह जा चुका था। लेकिन दोपहर को ही बड़ा खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी पक्की हो गई है, कल से ज्वाइन कर लूंगा। ये कहकर बड़े लोफर अंदाज से सोफे पर बैठ गया था और सामने रखी टेबल पर उसने अपने पांव रख दिए थे। कहने लगा, बहुत थक गया हूं, मुझे एक कप चाय बना दो। मैं उसकी भाभी थी। मैंने उसे चाय बनाकर दे दी और कहा कि मुझे अपने कमरे की आदत, इसीलिए तुम ड्राइंग रूम को अपना कमरा बना लो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस बात का वह इस तरह से जवाब भी दे सकता है। कहने लगा, अगर तुम चाहो तो। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैंने गुस्से से उसे देखा तो हंसने लगा। कहने लगा, मैं मजाक कर रहा था। मैं किचन में जाने लगी तो मुझसे कहने लगा, वैसे तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो। जब गुस्से के मारे तुम्हारे गाल और नाक लाल हो जाते हैं तो जी चाहता है कि इन्हें बात अधूरी ही छोड़कर मुस्कुराने लगा था। मैं जानती थी कि वह किस टाइप की बातों का आदी है, चाहे सामने वाला उसकी ऐसी बातों से परेशान ही क्यों ना हो रहा हो। वह बाज नहीं आता था। मैं रात का खाना बना रही थी और वह बैठा टीवी देख रहा था। लेकिन जिस तरह की इंग्लिश मूवी देख रहा था, मुझे किचन के अंदर तक सुनाई दे रही थी। उसकी बेशर्मी पर मेरा जी कर रहा था कि उसे खरी खोटी सुना दूं कि तमीज नहीं है। घर में उसकी भाभी मौजूद है, लेकिन मैं चुप रही, कुछ कह ना पाई। रात का खाना बनाकर मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे का हाल देखा तो मेरा सिर घूम गया। पूरे कमरे में उसके कपड़े बिखरे पड़े हुए थे, कहीं तौलिया, कहीं जूते। मुझे जितनी सफाई पसंद थी, वह उतना ही गंदा इंसान था। मैंने सारे कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल दिए और उसका बैग बंद किया और बाहर हॉल में लाकर रख दिया। मैंने अगले ही दिन अपने कमरे में बेड लाकर डाल दिया था। मैं अजय का खाना बनाकर अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा लॉक करके बैठ गई थी। अभी जरूरत पड़ने पर ही कमरे से बाहर निकलूंगी। जितना मेरा उससे कम सामना होगा वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वह एक नंबर का बदतमीज इंसान था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो को घर आएगा। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। मैंने दरवाजा खोला तो कहने लगा कि खाना तो टेबल पर लगा दो, कब से भूख लगी है, और तुम हो कि तुम्हें एहसास ही नहीं है कि कोई भूखा प्यासा बैठा है। मैंने कहा, सब कुछ तो तैयार है, तुम प्लेट में डाल लो और खा लो, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। मेरी बात सुनकर वह हाँ में गर्दन हिलाने लगा और कहने लगा, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ। लेकिन ये कहकर वह मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट मुझे जहर लगती थी। और फिर मेरे थोड़ा करीब होकर कहने लगे, आदत नहीं है इन कामों की, इसलिए तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन ये सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। चलो जल्दी से आओ और खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे गुस्से से देखा और मैं किचन में चली गई। खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। मैं उसके सामने बैठकर खाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी प्लेट बनाई और अपने कमरे में जाने लगी। तो वह कहने लगा कि ये क्या बात हुई, मेरे सामने बैठकर खाना खाओ, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करो। वह ये कहकर बहुत जोर से ठहाके मारकर हंस पड़ा था। कहने लगा, भाभी हो तुम मेरी, लेकिन ना मुझसे बात करती हो ना कुछ कहती हो। मैं तो बहुत बोर हो चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि भाई भी दूसरे देश इसलिए भाग गए हैं, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार रखती होंगी, तभी तो जान छुड़ा कर चला गया है तुमसे। इस तरह की बातों को सुनकर मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मैंने कहा, तुम अपने काम से काम रखो तो ज्यादा अच्छा है। तुम्हें खाना मिल रहा है, बस वह खाया करो। मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे गुस्से से बोलते देखकर वह फिर से हंसने लगा और कहने लगा, ऐसे मत बात किया करो, मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बता रखी है। गुस्से में तुम ज्यादा अच्छी लगने लगती हो। काश कि रवि की जगह मैं होता तो तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर मुझे आग लग गई थी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? वह कहने लगा, कैसी शर्म, जानती हो
देवर भाभी में कैसे कैसे मजाक होते हैं, लेकिन तुम तो शायद बहुत ही बोर किस्म की लड़की हो। जरा मेरे साथ वक्त गुजारा करो तो तुम्हें अंदाजा हो कि जिंदगी कितनी हसीन है। ये कहकर एक के बाद एक रोटी के निवाले मुंह में डाल रहा था। मैं बस उसे हैरत से देख रही थी। मैंने कहा कि मैं रवि से बात करती हूँ, वही तुम्हें तमीज सिखाएगा कि भाभी से कैसे बात करते हैं। मुझे लगा था कि इस बात पर वह अपना व्यवहार थोड़ा ठीक कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। मैंने फोन पर रवि को अजय के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन रवि भी अजीब इंसान था। कहने लगा कि तुम गलत सोचती हो, वैसा नहीं है। उसे अपने भाई पर न जाने क्यों इतना भरोसा था। एक शाम जब वह सॉन्ग सुन रहा था तो मुझसे बोला, सुनो मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, ऐसा करो मेरे सर की हल्की हल्की मसाज कर दो, उसके बाद ही मैं खाना खा पाऊंगा। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया। वो ऐसे हक जताकर बात करता था जैसे भी मेरा पति हो और मैं उसकी पत्नी हूँ। आज तक उसने कभी मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाया था। मैंने कहा तुम कोई पेन किलर खा लो, उसके बाद खाना खा लेना, जब सर का दर्द रुक जाए तब। तब लेकिन वो मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गया। कहने लगा, नहीं तुम ही मेरे सर की मसाज करोगी, तभी मेरे सर का दर्द ठीक होगा, नहीं तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। मजबूरन मैं उसके कमरे में तेल की शीशी लेकर चली गई और उसके सर पर तेल से हल्की हल्की मसाज करने लगी। वह बेड पर लेटा हुआ था और मैं उसकी दूसरी साइड पर बैठी हुई थी, उसके सर की मसाज कर रही थी। वह मुझे एक टक देखे जा रहा था। एक दो बार मेरी नजरें उसकी नजरों से टकराई तो उसकी आंखों में बेशुमार शरारत भरी थी। मुझे उसके इस तरह देखने पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम आंखें नीचे रखो, तुम मुझे यूं घूर घूर कर क्या देख रहे हो? मेरी बात सुनकर वह बहुत जोर से हंस पड़ा। कहने लगा, देख रहा हूं तुम कितनी मासूम और प्यारी हो, तुम्हें देखते ही मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहता। मैंने गुस्से से तेल की बोतल वहीं रखी और कमरे से निकलने लगी। पीछे से मुझे उसकी हंसी सुनाई दी। कहने लगा, अरे मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई, लो कर दो। सच में बहुत मजा आ रहा था। मैंने उसकी एक न सुनी और कमरे से बाहर निकल आई। दरवाजा बंद करने से पहले मैंने उसको नीचे से चिल्लाकर बोला, खाना टेबल पर लगा दिया है, खा लेना, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाजे को लॉक लगाया और अपने बेड पर लेट गई। हालांकि मेरे कान बाहर की तरफ ही लगे थे। पता नहीं वह खाना खाएगा भी या ऐसे ही भूखा सो जाएगा। मुझे उससे लाख नफरत ही सही, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वह भूखा सोए, इसीलिए मेरे कान बाहर की तरफ लगे हुए थे। लगभग आधे घंटे के बाद ही मुझे बाहर बर्तनों के खड़कने की आवाज आने लगी थी और मेरे दिल को सुकून आ गया और मैं आराम से सो गई थी। रात को ना जाने कौन सा शोर था जो मुझे अजीबोगरीब सुनाई देने लगा था। शोर की वजह से मेरी आंखें खुली थी। मुझे लगा जैसे मेरे कमरे की बालकनी में कोई मौजूद है। मुझे किसी के चलने की आहट साफ महसूस हो रही थी। मैं एकदम हड़बड़ा कर बैठी थी। मैंने विंडो के शीशे का कपड़ा हटाकर देखा तो दो आदमी मौजूद थे। मेरा दिल धक से रह गया था, यानी कि हमारे घर में चोर घुस आए थे। चोर मेरे कमरे की बालकनी में थे और मेरी बालकनी का दरवाजा मेरे कमरे में खुलता था और चोर कमरे के दरवाजे के ठीक सामने खड़े हुए थे। कुछ ही पल के अंदर दरवाजा खोलकर अंदर आ सकते थे। मुझे याद नहीं था कि दरवाजे का गेट अंदर से लॉक है या खुला हुआ है और मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं घर में दरवाजे तक पहुंचती। तब तक वह मुझ तक पहुंच जाते और अंदर आकर मुझे दबोच सकते थे। मैंने भलाई इसी में समझी कि मैं जल्दी से रूम का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भागी। कमरे से बाहर निकलने से पहले मैंने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी क्योंकि मेरे कमरे में खिड़की थी और उस खिड़की को अंदर से खोलकर कमरे की कुंडी को बाहर से आसानी से खोला जा सकता था। मैं हड़बड़ाहट में अजय के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। वह भी गहरी नींद से उठ गया और बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर मुझे हैरत से देखने लगा। मेरे चेहरे की बदहवासी देखकर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ? मैंने उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, कुंडी लगा दी। वो ये देखकर बहुत हैरान था। मेरी हालत ठीक नहीं थी। डर की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने मुश्किल से कहा कि मेरे कमरे में मेरी बात यहीं तक पहुंची थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये सुनकर तो मैं रोने लगी थी। अजय भी घबरा गया, लेकिन मेरी हालत तो यह थी कि मेरे दिल की धड़कनें बंद हो गई थी और मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ, और डर के मारे उसके सीने से लग गई और उससे मैंने कहा, बाहर चोर हैं, ये लोग मेरे कमरे में। मुझे डर लग रहा है। डर के मारे मुझे लग रहा था कि शायद मेरी जान ही निकल जाएगी। मुझे अपनी इस गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कसकर अजय की कमर को जकड़े हुए थी और उसके सीने से लगी डर के मारे कांप रही थी। शायद मैं बहुत ज्यादा डरती थी। कमरे में दोबारा से दस्तक होने लगी। बाहर जो भी था वह कहने लगा कि दरवाजा खोलो। मैंने अजय से कहा कि दरवाजा मत खोलना, ये हम दोनों को मार डालेंगे। मैंने उनके हाथों में बंदूक देखी है।
मैं उसके सीने से लगी ये सब कह रही थी। वह मुझसे कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, ये लोग अंदर नहीं आ सकते, दरवाज़ा लॉक है। उसने मुझे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन मैं डर के मारे उसके सीने से लगी रही। वह मुझे अपने साथ लगाए बेड तक ले आया, फिर मुझे बेड पर बैठाया, खुद भी मेरे बराबर में बैठ गया। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई थी। इस बार बहुत ही तेज आवाज में एक आदमी ने कहा कि दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। ये सुनकर मैंने अजय का हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। शायद हम दोनों का फोन भी हमारे पास नहीं था। मैं बदहवासी से भागते हुए अपना फोन अपने कमरे में ही छोड़ आई थी और अजय ने अपना फोन बाहर हॉल में चार्जिंग पर लगाया हुआ था। क्योंकि अजय के कमरे में वोट तो था, लेकिन फोन रखने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए सोने से पहले अजय अपना फोन हॉल में ही चार्जिंग पर लगा देता था। मैंने कहा तुम बाहर मत जाओ। अजय बोला ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरा हाथ छोड़ो। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया। उसके बाद उसने एक तरह से पिस्तौल निकाली तो मेरा दिल जैसे थम सा गया था। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये उन लोगों से भिड़ ना जाए, कहीं बाहर लोग उसे ही गोली ना मार दें। फौरन से उठकर मैं अजय के पास आ गई। मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहने लगा मैं कोई डरपोक दिल थोड़ी हूँ, उनका मुंह तोड़ना अच्छी तरह से जानता हूँ, बस तुम कमरे से बाहर मत निकलना। और मैं उससे कहने लगी कि भगवान के लिए तुम कहीं मत जाओ, ये ना हो कि वे तुम्हें मार डालें। मैं कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, अगर हम यहाँ कमरे में बैठे रहे तब भी ये भाई लोग कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर ज़रूर आएंगे, इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे लड़ना भी आता है और गोली चलाना भी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मुझे बाहर बहस की और चीख पुकार की आवाज़ आने लगी थी। मेरा दिल डर की वजह से थर थर काँप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग आपस में लड़ रहे थे और मेरा दिल अंदर ऐसे धड़क रहा था कि जैसे कोई बैल गांव के घोड़े की तरह से भाग रहा हो। मेरे होंठ सफ़ेद पड़ चुके थे, मेरे चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी। मैं दोनों मुट्ठियां बंद किए बेड पर बैठी थी और बुरी तरह से कांप रही थी कि कहीं अगर अजय को कुछ हो गया तो वह लोग मेरे साथ भी न जाने क्या करेंगे। डर के मारे मेरी हालत खराब होने लगी थी। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है और तभी मुझे गोली के चलने की आवाज़ आई। मैं नहीं जानती थी कि कैसे, लेकिन मैं होश की दुनिया से बेगानी हो चुकी थी। शायद डर के मारे मैं बेहोश हो चुकी थी। मेरी आंख चिड़ियों के चहचहाने से खुली थी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, मेरे बाल भी बिखरे हुए थे, लेकिन मैं अकेली उसके कमरे में थी। एकदम तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं उसके कमरे में आई, लेकिन रात वाला हादसा मुझे याद आने लगा और याद करते ही मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो ये तक नहीं मालूम था कि बाहर हुआ क्या था। मैं फौरन से उसके कमरे से बाहर आई तो अजय सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके बाजू में पट्टी बंधी हुई थी और सिर पर भी जख्म था, निशान था। ये देखकर मैं उनके पास आ गई। मैंने कहा तुम यहाँ और वह लोग? अजय कहने लगा उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, वह पुलिस की हिरासत में है। मैंने कहा कि तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ है? वह कहने लगा कि लड़ाई के दौरान उन लोगों ने मुझ पर गोली चलाई थी, लेकिन वे मेरे बाजू से छूकर गुजरी थी। मैं हॉस्पिटल में पट्टी करवा कर आया हूँ। तुम शायद बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें किसी चीज़ की खबर नहीं थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया कि चलो अजय को कुछ नहीं हुआ और वह लोग पुलिस की हिरासत में पहुंच गए थे। लेकिन उस दिन के बाद से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। पता नहीं क्यों अजय भी चुप चुप रहने लगा था। अब वह पहले जैसी शरारत और बात बात पर हंसना, मेरे साथ मजाक करना बिल्कुल बंद कर चुका था। अजय को मैं जैसा समझती थी वह वैसा नहीं था और अब तो काफ़ी संजीदा सा हो गया था। मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करता था, पता नहीं क्यों, लेकिन वह बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने लगा था। मैं उसके सामने खाना रखती हूँ तो वह किसी गहरी सोच में डूबा होता है। मेरे 2-3 बार याद दिलाने पर खाना खाता था। इस बात को 1 महीना गुजरा था और मेरी तबीयत खराब सी रहने लगी थी और एक दिन तो मुझे इतनी जोर का चक्कर आया कि मैं लहरा कर गिरने वाली थी कि अजय ने मुझे अपनी बाहों में संभाल लिया था। अगर अजय मुझे सहारा ना देता तो मेरा सर टेबल में जाकर लगता और मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती। अजय ने मुझे सहारा देकर सोफे पर बैठा दिया और कहने लगा तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, शायद कमजोरी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया है। अजय मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था, लेकिन मैं डॉक्टर के कमरे में कुछ रिपोर्ट देखकर फौरन ही बाहर आ गई थी, लेकिन डॉक्टर ने मेरे होश उड़ा दिए थे। कहने लगे कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तो मैं सुन्न रह गई थी। मेरा पति तो पिछले 3-4 महीने से मेरे साथ नहीं था और सबसे बड़ी बात, मेरे पति ने तो मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया था। तो इसका मतलब अजय ने ही मेरे साथ, मगर कब और कैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। मैं सोच सोच कर परेशान थी कि उसने मेरे साथ ऐसा कब किया, क्योंकि ना तो मैंने कोई नशे की दवाई ले रखी थी, फिर मैं प्रेग्नेंट। मुझे याद आने लगा कि जिस दिन हमारे घर चोर घुसे आए थे, मैं डर की वजह से बेहोश हो गई थी और उसके बाद से अजय का रवैया भी बिल्कुल बदल गया था। खोया खोया सा रहने लगा था और बिल्कुल चुप सा हो गया था। रात तो अजय ने मेरे साथ
इस सोच ने तो मेरे होश गुम कर दिए थे। उसने मेरी बेहोशी का नाजायज फायदा उठाया था, वह भी ऐसे वक्त पर जब मुझे उसके सहारे की जरूरत थी। मैंने अपने बहते आंसू पहुंचे और डॉक्टर के कमरे से बाहर आ गई थी। वह सामने ही बैठा हुआ था, मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, क्या हुआ डॉक्टर, क्या कह रही हैं? मैं क्या जवाब देती? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा था कि घर जाकर उसे पूछूंगी क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं उनके भाई की पत्नी थी, उसे शर्म आनी चाहिए थी। अचानक मैंने देखा कि सामने ही रवि खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं रवि को देखकर दंग रह गई थी। मेरा दिल धड़क से हो गया था। लेकिन मैंने देखा कि रवि को देखकर अजय कुछ ज्यादा ही परेशान था। मैं रवि के पास चली गई। उस समय मैं इस कदर अंदर से दुखी और टूटी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं रवि के गले लगकर रोने लगी थी कि उन्हें कैसे बताऊं कि उनके भाई ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं तो मुश्किल समय में उसके पास गई थी। मुझे लगा था कि वह मुझे बचा लेगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी वह मुझे बर्बाद करके रख देगा। रवि मेरा सिर दबाने लगे और कहने लगे, तुम रो क्यों रही हो? मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल जो हुआ, ऐसा लगा कि जमीन आसमान मेरे आंखों के नीचे एक हो गए हों। क्योंकि थोड़ी देर में अजय रवि के करीब आ गया, लेकिन उसके बाद जो हरकत उसने की, मैं चौंक गई। उसने मेरा बाजू पकड़ा और एक झटके से मुझे रवि से अलग कर दिया। ये देखकर रवि भी हैरान थे। मुझे रवि से पीछे करके अजय कहने लगा, दूर रहो इससे रवि। तभी रवि बोले, अजय ये क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? और उसके बाद जो बात अजय ने कही, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अजय बोला, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं, और ये बात तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए मेरी पत्नी को खुद से दूर रखो, उसके करीब जाने की कोशिश भी मत करना। अजय के मुंह से ये शब्द सुनकर हैरत से कभी मैं रवि का तो कभी अजय का मुंह देख रही थी। अजय के मुंह से ये बात सुनकर मुझे लगा कि शायद रवि कुछ कहेंगे, लेकिन रवि ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उनके चेहरे पर एक मायूसी फैल गई थी। अजय कहने लगा, याद है ना कि जब तुम डरे हुए थे, उस समय तुम्हारी जगह मैंने फेरे लिए थे। पंडित जी ने शादी के जितने भी मंत्र और विधि विधान किए थे, वह सब मैं मेरे और सपना के लिए किए थे। उस समय सपना का हाथ मेरे हाथ में था। तुमने तो सपना से शादी करने के लिए मना कर दिया था। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने ये सब तुम्हारे कहने पर किया था, क्योंकि पता नहीं था कि तुम बाहर जाना चाहते थे और वहीं की लड़की तुम्हें पसंद थी और उसी से तुम शादी करना चाहते थे, और जिसकी खातिर तुम हिंदुस्तान छोड़कर वहां चले गए थे। फिलहाल के लिए तुमने सपना से शादी कर ली, क्योंकि तुम वापस नहीं लौटोगे और जैसे ही कुछ साल गुजरेंगे तो फिर तुम सपना को तलाक दे दोगे। ड्रामा भी खत्म हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें तो एक विदेशी लड़की से प्यार हो गया था और तुम इसी से शादी करने वाले थे, फिर तुम अकेले वापस क्यों आए हो? तुमने उस लड़की से शादी तो की ना? ये सब सुनकर मैं अपना गम भूल बैठी थी। मैं क्या सुन रही थी? रवि कहने लगे कि मुझे उस लड़की ने धोखा दिया है, इसीलिए मैं वापस लौट कर आया हूँ। तुम सपना को तलाक दे दो, मैं शादी कर लूंगा। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। मैंने कहा, मुझे बताए बगैर कौन से खेल खेले हैं आप दोनों भाइयों ने मेरे साथ? एक दुनिया के सामने मुझसे शादी करता है क्योंकि उसकी माँ ने बचपन से मुझे उसके नाम ले रखा था, और फिर मुझे बिना छुए ही इंतजार का कहकर दूसरे देश चला जाता है। फिर दूसरा भाई आकर मेरे साथ वक्त गुजारता है, बिना मुझे बताए मेरे साथ रहता, और मैं देवर की हवस की निशानी अपने शरीर में लिए अस्पताल में पड़ी हूँ, और तुम अब वापस आए हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कौन सा घिनौना खेल खेला गया है। ये बात सुनकर तो अजय और रवि दोनों ही हैरान हो गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने पर्स से रिपोर्ट निकालकर उन दोनों के मुंह पर दे मारी। रवि कहने लगे, शर्म नहीं आई? अजय के शब्द और भी तेज थे। कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है, इसलिए मुझे अपने किसी भी काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये अलग बात है कि मैंने सपना के साथ फेरे लिए थे। उस समय मेरे दिल में सपना के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं सपना से मोहब्बत करने लगा हूँ और उसके बगैर जीने की सोच भी नहीं सकता। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले आया। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना। तुमने धोखे से मुझसे शादी की और फिर मेरी बेहोशी का नाजायज फायदा उठाया है। अजय ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे गांव ले गया। मेरी सास को और मेरे माँ बाप को सारी हकीकत बताई थी। सारी हकीकत जानकर सब लोग हैरान रह गए थे। सबने रवि और अजय को बुरा भला कहा था। रवि ने तो मेरे साथ बात करना ही बंद कर दिया था। वे प्लॉट में रहकर कोई नौकरी करने लगे थे। इधर अजय मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखता, लेकिन मैं उससे बात नहीं करती थी। वह मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था, मेरा ख्याल रखता रहा। लेकिन 8 महीने बाद ही मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। जब से शहर से गांव आई थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, ठीक से खाना भी नहीं खाती थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी कि मैंने बच्चे को समय से पहले ही जन्म दे दिया था। जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, अजय मुझे शहर के एक सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर आया था। मेरी तबीयत थोड़ी संभली तो अजय ने एक DNA
ने रिपोर्ट मेरे सामने रख दी, जिससे ये साबित हुआ कि ये बच्चा उसका नहीं है। कहने लगा कि जिस रात को चोरों ने गोली मारी उस रात मैं बेहोश हो गया था। मैं नहीं जानता कि फिर क्या हुआ था, लेकिन जब मुझे होश आया तो वह दोनों घर से जा चुके थे। कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ था और जब मैं कमरे में आया तो तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ गया था कि वह तुम्हारे साथ गलत हरकत कर चुके थे। तुम बेहोश ही बेड पर पड़ी हुई थी। मैंने ही तुम्हारे कपड़े ठीक किए थे। जब तुम्हारी रिपोर्ट मैंने देखी तो मुझे यही ठीक लगा कि मैं तुम्हें अपना लूं, क्योंकि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं था। जो कुछ भी हुआ एक हादसा था। मैं चुराई हुई आंखों से कभी उसे देख रही थी तो कभी उस रिपोर्ट को। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं चीख मारकर आंसू बहाऊं या फिर भगवान के रूप में मुझे कितना अच्छा पति दिया था आंखों से आंसू निकलते। अजय मेरे करीब आ गया। उसने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी थी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो तुम्हारे जैसा महान इंसान आज तक नहीं देखा। मेरी वजह से आज तक तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। मुझे माफ़ कर दो। अजय धीरे धीरे मेरी पीठ को सहला रहा था। अजय बोला, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। मुझे पता था जो तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ है वह नेचुरल है। कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हारे साथ जो हुआ था, मैंने सुकून से आंखें मूंद ली थी। मेरे दिल में अजय के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया था। घर आने के बाद अजय ने मेरी बहुत देखभाल की थी। धीरे धीरे मेरी तबीयत संभल गई थी। मैंने उसके बाद खुशी खुशी अजय को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे कि लोग हमारे प्यार की मिसाल देते थे। मैं अजय की हमराही बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना और इस कहानी को लाइक और शेयर करना और चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।